हेलो भाई सभी लोग। तो अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान की ज्योग्राफी में कल हमने क्या किया। कल हमने राजस्थान की ज्योग्राफी जितनी पढ़ी उसको किया था रिवाइज। और फिर लास्ट में एक टॉपिक छोड़ दिया था जानबूझ के, जो है राजस्थान के जो मरुस्थल है उनके जनरल फीचर्स। एक बार जल्दी से अपन राजस्थान के मरुस्थल के जनरल फीचर्स को एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज वाली क्लास से अपन एक चीज़ ये और करेंगे कि हम जो भी पढ़ेंगे, मैं जैसे आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में मुझे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देने के लिए बोलूँगा। मैं उसका आंसर खुद नहीं दूंगा आपसे। कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप कमेंट, जैसे ही आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे वो क्वेश्चन आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर दे दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपने आंसर दे दिया है। ठीक है। और बाकी जो लाइव क्लासेस रहती रहेंगी वो संडे टू संडे कंटिन्यू रहेगी। और लाइव सेशन के अंदर इंटरेक्शन बढ़िया रहता है तो लाइव सेशन चलते रहेंगे। और एक बार ये और बता दीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे लगे आपको। इससे भी बेहतर ये जो डिजिटल बोर्ड वाले जो हैं वैसे शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको पूरी राजस्थान ज्योग्राफी के प्रोवाइड करता चलूंगा। ठीक है। तो हम फीचर्स देख रहे थे। फीचर्स में हमने ये देखा कि ये यंग डेजर्ट है, अपना थार का मरुस्थल जो है उसको यंग डेजर्ट बोलते हैं। साथ ही साथ में ये पेलियोजोइक एरा के टाइम पे जो हमारा ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट था उसका ही भाग है ये। और फिर प्लीस्टोसीन काल में ये बना था, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में भी देख ली थी। और ये 7,000 पहले ये सीन नहीं था कि भाई डेजर्ट जैसी कंडीशंस नहीं थी, ग्रीनरी ज़्यादा थी। तो डेजर्ट जैसी कंडीशन 7,000 साल पहले तक नहीं थी, उसके बाद बननी शुरू हुई। ये चीज़ भी देखी हमने। फिर ये बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है ना। या वैसे तो ये मरुस्थल जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती है उसमें। अब मुझे आप ये बता सकते हैं क्या कि बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? 10 ऊँट हो या फिर 10 प्रकार के अलग अलग एनिमल हो, किसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा? मतलब इन दोनों केस में से 10 ऊँट हो उसमें से, या फिर 10 अलग अलग टाइप के एनिमल हो, इसमें से किस वाले की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है? ए या बी? आप आंसर ये देना कि ए की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या बी की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है। आप भी करिए इंटरैक्टिव तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर सेकंड हमने ये देखा था कि ईश्वरी प्रसाद ने ये बोला, अच्छा बायोडाइवर्सिटी की बात चल रही थी, हमने ये बोला कि वैसे तो मरुस्थल की बायोडाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन पूरे विश्व के सारे मरुस्थल देखें तो उसमें से थार की सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद ईश्वरी प्रसाद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये तो रूक्ष प्रदेश है, ठीक है, रूक्ष क्षेत्र है। और चीनी यात्री हवेनसांग जो है उसने बोला गुर्जरातरा है भाई, ये जो भी डेजर्ट है उसको गुर्जरातरा बोला उसने। फिर उसके बाद में हमने देखा कि विश्व की जनसंख्या का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला है। वैसे तो जनसंख्या घनत्व अपन ने 4 जो भौतिक प्रदेश देखे थे, टेबल बनाई थी, उसमें सबसे कम यही आ रहा था। लेकिन अगेन विश्व वाली बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल ये है। ठीक है। फिर उसके बाद में विश्व का 17वां है और 9वां है, ये चीज भी हमने देखी किस तरीके से 17वां 9वां है। पूरे टेथिस सागर का अवशेष है। मुझे ये बता दीजिए, अच्छा ये लिख भी रखा है, सॉरी, कुलधरा वाली बात पूछने वाला था मैं आपको कमेंट में। तो कुलधरा में व्हेल मछली के वो अवशेष मिले, ये बात भी बताती है। आगे जब हम खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे वो ज़्यादातर इधर ही है मरुस्थल में। तो खारा पानी सागर में मिलता है। टेथिस सागर का एक और एविडेंस है, वो जब हम मरुस्थल वो पढ़ेंगे ना, खारे पानी की झीलें, तब मैं लिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं। फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये देखी थी, 640 ये इसकी लंबाई है और चौड़ाई में ये 300 किलोमीटर है। और मैंने बोला था हाइट का ध्यान रखना कि ये 200 मीटर ही है, 200 किलोमीटर नहीं कर देना इसको, 200 से 300 मीटर। फिर एरिया इसका देख ही लिया था। और ये एच एम सक्सेना जी ने अपनी बुक में क्या बताया था? एच एम सक्सेना जी की बुक का नाम लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आप साथ में कौन थे? तिवारी जी थे। अक्षांश और देशांतरी विस्तार, ये मरुस्थल का अक्षांश और देशांतरी विस्तार लिखा है हमने। रफली 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये रिवीजन मैं करवा रहा हूँ आपको। जो इसका पॉपुलेशन इसकी 40% बताई थी, सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। अब इस लाइन को समझिए, अपने चारों जो भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र यही है, 40%। उसके बाद में 39%, 39 नहीं 10% अरावली वाला। फिर उसके बाद में कितना आया था? 39% किसका था? पूर्व के मैदान का। और बचा हुआ 11% इसका हाड़ौती का। ठीक है, छोड़िए। और उसके बाद में विश्व में सबसे जनसंख्या घनत्व वाला, ये लिख दी, पहले भी लिख दिया था शायद ऊपर। और स्लोप इसका कैसा है? इसका एग्जाम्पल लूनी नदी बताती है। ये उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर है इसका स्लोप। लूनी नदी जैसे बहती है, देखिए नदियां जो बहती है वो ढाल के अनुसार ही बहती है। तो कभी भी नदी ऐसे थोड़ी है कि ऊपर चढ़ जाएगी। आप पानी की एक बाल्टी फेंकना कभी, वो कभी ऊपर चढ़ती है क्या? जैसे चढ़ान पे थोड़ी चढ़ेगी, हमेशा ढाल की तरफ जाएगी। तो ये नदी से पता चल रहा है हमें कि लूनी नदी जो बहती है वो कैसे बहती है, वो एविडेंस देती है कि मरुस्थल की जो ढाल है वो कैसी है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या आपको?
फिर थार का मरुस्थल है उसको ग्रेट डेजर्ट कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले को चोलिस्तान कहते हैं। और ये भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 में फैला हुआ है, जिसमें से राजस्थान में सबसे ज्यादा है 62, और सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग 67। तो यहाँ तक की चीजें हमने देखी थी। और ये त्रिकोण वाला ये जो शहर है ना, ये क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं भाई, तो इसको भी याद रखना, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये त्रिकोण वाले शहर है। ये कैसे त्रिकोण वाले शहर है वो भी मैंने आपको बताया। फिर अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे ये जो नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट है, इसके कितने पार्ट होते हैं। उससे पहले आप एक बात समझिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है भाई, ठीक है। राजस्थान के मैप में अगर मैं ये अरावली बना दूं, ये पहाड़ जैसा सा मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये क्या है? अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र के अलावा इधर क्या है? अरावली के उत्तर और अरावली के उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर है, ये पश्चिम है भाई। दिशा का ज्ञान अब आपको हो चुका होगा शायद, अपन ने कल रिवीजन वाले में भी क्वेश्चंस करे थे, आपके सारे सही थे, जो जो लाइव जुड़ रखे थे उनके सारे सही हैं भाई। तो ये चीज भी आपको क्लियर ही है। तो उत्तर और पश्चिम में ये जो है मरुस्थल है, मरुस्थल के भी 2 पार्ट करेंगे, वो किस बेसिस पे करेंगे वो चीज मैं बताता हूँ। अगर मैं उत्तर के मरुस्थल को, ये उत्तर पश्चिम के मरुस्थल को 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दूं, और ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन को कहते हैं, राजस्थान के संदर्भ में है भाई ये लाइन, इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट, आइसो हाइट, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है भाई, रेखा 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट वाली रेखा क्या है, कैसे बनती है ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर किसी भी जगह देख लीजिए, मैं एक बार इस डायग्राम को अगर खराब करूं, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे कहीं पे भी हो जाइए, इन किसी भी लाइन पे, सॉरी, इस लाइन पे कहीं भी आप खड़े हो जाना, आपकी जो औसतन वर्षा की जो अमाउंट है, यानी कि एक काम करना, एक बाल्टी को 25 सेंटीमीटर पानी में भर देना, तो जो हाइट है पैंदे से लेके 25 सेंटीमीटर की हाइट तक जो भर जाती है, उसी को ऐसे समझिए, इसके संदर्भ में कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर हाइट तक वर्षा होती है ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में। ये जो लाइन बनाई है, यहां तक आते आते यहाँ पे 0 है भाई, जैसे समझना, इसको और ढंग से समझाऊं मैं, अगर ये 0 डिग्री नहीं है, 0 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, यानी कि अगर बारिश होगी तो 1 सेंटीमीटर भी पानी नहीं आता है पूरे साल भर में। और ये कैसे डिसाइड किया कि 25 सेंटीमीटर कब का? मान लेते हैं कि आप ऐसे कहोगे, सर उस दिन तो बारिश हुई थी, वहां पे मैं 25 सेंटीमीटर वाली लाइन पे खड़ा था, लेकिन वहां पे 25 सेंटीमीटर जितनी हाइट का तो पानी भरा ही नहीं। नहीं भाई, ये डिसाइड होता है अलग अलग तरीकों से, कि एक मौसम में कितनी बारिश होती है। जैसे मान लेते हैं कि मानसून जब आएगा, तब पूरे मानसून में 25 सेंटीमीटर की बारिश हो जाए, वो हो गया। या फिर पूरे साल भर में 25 सेंटीमीटर की टोटल मिला के बारिश हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है ये आइसो हाइट। अभी समझ में आया आपको? और ये डिसाइड कौन करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये 25 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट है, इसके इधर पश्चिम में, ये पश्चिम हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, सॉरी पूर्व हो गया, तो मैं इसको एक बार मिटा भी दूं, इसको बोलते हैं भाई एरिड जोन। मैं इसको अलग पेन से लिख दूं, तो भाई ये है एरिड जोन या एरिड रीजन, ठीक है। इसको बोल देंगे शुष्क क्षेत्र, और ये वाला हो जाएगा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। अब आप खुद ही सोचिए यार, 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और इसके आगे है ज्यादा ही होगी, तो ये वाला शुष्क होगा ना इसके कंपैरिजन में, अर्ध शुष्क वाला आगे वाला होगा। तो अर्ध शुष्क को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रीन पेन से लिख देता हूं, सेमी एरिड। अपना इस डायग्राम को मत खराब करना, एक सेकंड रुकना, फिर से बना देता हूं। इसको आप यहाँ पे लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, मैं दोनों में लिख देता हूँ भाई। अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसको भी क्षेत्र या मरुस्थल कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन ने टेबल में लिख ही लिया था वो ढंग से। या फिर सेमी एरिड डेजर्ट, ठीक है। ये चीज जो होती है, ये आइसो हाइट होती है, वो कौन डिसाइड करता है भाई?
तो वो करता है यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है कि एनवायरमेंट प्रोग्राम चलेगा। संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में भी लिख लीजिए भाई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये यूएन क्या है? देखिए, ऐसे समझिए, इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में उधर की गवर्नमेंट है, अमेरिका में उधर की गवर्नमेंट है, लेकिन सभी गवर्नमेंट्स के जो मेन लीडर्स होते हैं उनको मिला के या फिर रिलेट, जैसे ये पर्यावरण वाला ये बनाया है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें अगर इंडिया के अंदर कोई पर्यावरण मंत्री है तो उनको भी ले सकते हैं, या फिर जो अपने प्रधानमंत्री है उनको भी ले सकते हैं इस वाले में। लेकिन यूएन क्या है वो बता रहा था मैं। तो सभी देशों के जो मेन मेन लीडर्स जो होते हैं उनको मिला के एक प्रकार का ये खुद से बनाया हुआ एक संगठन है भाई, काफी सालों से है ये। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, पूरे नेशंस का एक यूनियन है एक तरीके का, ऐसे समझिए। तभी तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। इसमें कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी भी होते हैं। वो सब चीजें अपन जनरल चीजें जब लेंगे ना इसके यूएन के बारे में, तब मैं किसी एक वीडियो में बना के बताऊंगा। तो इसी का ही एक ये प्रोग्राम है जिसमें भारत भी जुड़ा हुआ है, और भारत के लिए इन्होंने ये डिसाइड कर दी भाई, ये जो पर्यावरण प्रोग्राम जो चलाते हैं, पर्यावरण कार्यक्रम, इसके तहत इसकी भाई शुरुआत कब हुई थी वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है 5 जून 1972 को, और उसी वजह से 5 जून को मनाया जाने लग गया विश्व का पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको इसके बारे में बताई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बना दिया भाई। हेडक्वार्टर जो है केनिया के अंदर, एक उसकी कैपिटल है, उसका नाम है नायरोबी, नायरोबी या नैरोबी। किस कंट्री की है? कीनिया की, कीनिया की, ठीक है। वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको समझ में आया। आइसो हाइट्स आगे भी आएंगी जलवायु में, इसलिए मैंने आपको समझाया। और ये यूएनईपी क्या है, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, पुणे भाई, कुछ तो ऐसा था पुणे सा, जिसको अलग अलग इस तरीके से लिख रखा है। यूनाइटेड नेशंस आपको पता ही है, यूएन को तो छेड़ा नहीं है, सिर्फ पी को उधर लेके चले गए। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रिक है, अभी सुनो और भूल जाओ, बस बात खत्म। इतना सा है इसमें। फिर उसके बाद में अपन एक दो टर्म्स और देख लेते हैं। एक दो टर्म्स के अंदर एक नाम आता है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल या स्मॉल डेजर्ट कह दीजिए इसको, कुछ वैसे विशेष नहीं है, बट भाई एग्जाम में पूछ लिया था कि कच्छ के रण से, कच्छ के रण कहाँ पड़ते हैं? ये गुजरात में पड़ते हैं। रण क्या होता है वो जब हम ये पढ़ेंगे नदियाँ और झील, तब मैं आपको बताऊंगा भाई। कच्छ के रण वैसे बेसिकली एक, आपने नाम भी सुना भी होगा अगर आपने यहाँ पे गए हो, रण क्षेत्र के अंदर गुजरात के अंदर। ये एक सीधी ज़मीन होती है और सफ़ेद सफ़ेद सी दिखती है, सैलाइन होती है, इसलिए तो काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल है। कच्छ के रण से लेके बीकानेर तक के जो डेजर्ट्स है ना, ये डेजर्ट्स ये थोड़े हाइट में कम होते हैं, स्मॉल होते हैं, लिए मतलब कुछ कुछ डेजर्ट होते हैं भाई, ऐसे नहीं कह सकते आपकी भाई बीच में बड़ा कैसे आ गया। तो कुछ कुछ लघु मरुस्थल होते हैं, उस वजह से ये कच्छ के रण से लेके बीकानेर तक फैले होने की वजह से इनको नाम दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, और इनका नाम क्या है? लघु मरुस्थल। वैसे ही एक महान मरुस्थल होता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। महान मरुस्थल जो होता है ना, वो होता है आपके ये हमारा बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर से लेके श्रीगंगानगर तक बॉर्डर पे जो फैले हुए हैं। आप सिंपली ये लिख लीजिए कि हनुमानगढ़ से लेके, मैं लिख भी देता हूँ लो, हनुमानगढ़ से लेके ये हमारा हनुमानगढ़ नहीं सॉरी, श्रीगंगानगर है ना यहाँ पे, श्रीगंगानगर से लेके बाड़मेर तक सीमा पर फैले हुए बृहद मरुस्थल या लार्ज ग्रेट मरुस्थल, है ना। ये चीज़ है भाई, सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं इसमें।
तो ये दो चीज और देख लीजिए आप। और उसके बाद में अब हम चलते हैं आगे हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट। क्षेत्र लिखने की बजाय डेजर्ट ही लिख लो आप यहाँ पे, शुष्क मरुस्थल। अब ये कौन सा है शुष्क मरुस्थल, आप समझ गए किस वजह से बनता है? सेमी आइसो हाइट जो होती है, समवर्षा जो है, उसकी वजह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ऐसा ऐसा सीन है। तो मैं इसकी डेफिनेशन में भी लिख दूं, अगर 0 से 25 सेंटीमीटर वाला 0 से 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट वाला उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी, पूर्वी नहीं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। सही है भाई, गलत तो नहीं बोला मैंने? 0 to 25 आइसो हाइट वाला नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ 0 to 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट, ये चीज आप इसमें लिख सकते हैं भाई। और इसका विस्तार क्या है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, या विस्तार कौन से जिलों में फैला हुआ है। तो मेनली कौन से जिलों में फैला हो सकता है? ये जो भी इसके नीचे वाला है यहीं पे फैला होगा ज्यादा से ज्यादा। जब बोला ही है, डिसाइड कर दिए आइसो हाइट, उसके पार नहीं है भाई शुष्क मरुस्थल, सिंपल सी बात है, यहीं मिलेगा आपको। तो इसमें सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट आ जाती है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के बाद में आ जाएगा फलौदी, जो नया जिला बना है, ये जैसलमेर और जोधपुर से काट के बना था, निकाल के बना था। फिर उत्तर पश्चिमी, आप इंग्लिश में भी लिखते चलना, उत्तर पश्चिमी को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट जोधपुर। भाई जोधपुर, पहले अगर फलौदी नहीं होता तो पूरा पूरा जोधपुर लिखते अपन, ये उत्तर पश्चिमी फिर करते नहीं, क्योंकि फलौदी का बहुत सारा पोर्शन जोधपुर का ही तो था। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में बीकानेर भी आ जाता है भाई, आप खुद ही देख पा रहे होंगे उस डायग्राम में, मैं फिर से ऊपर कर दूंगा एक बार। बीकानेर के बाद में बाड़मेर आ गया, बाड़मेर से अलग अलग किया गया था बालोतरा, तो बालोतरा भी आ जाएगा। और फिर बाद में आ जाएगा पश्चिमी चूरू। देखिए भाई, ये ना चांसेस कम होते हैं कि पश्चिमी चूरू पूछेंगे या फिर उत्तरी चूरू पूछेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि चूरू भी है। और ये पश्चिमी चूरू मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मरुस्थल तो पश्चिम वाली साइड में है, तो थोड़ा बहुत पोर्शन इसका ना इधर भी एक्सटेंशन मिल ही जाता है आपको, ड्राई कंडीशंस। चूरू में देखना भाई, जो आप अगर चूरू वाले हैं तो आप जानते हैं सर्दी कैसी खतरनाक पड़ती है वहां, और गर्मी कैसी खतरनाक पड़ती है वहां। और अगर कोई किसी का ननिहाल है चूरू, तो वो गर्मियों में तो जाते ही होंगे, तो वो भी जानते हैं भाई। चूरू एक अलग ही खतरनाक जिला है भाई राजस्थान का, और चूरू में भी, चूरू जो गांव है, शहर है, चूरू गांव है या शहर है, चूरू वाले बताना। तो ये हो गया भाई चूरू। तो ये सारे वाले जिले जो हैं वो उनमें फैला हुआ है ये हमारा शुष्क वाला मरुस्थल, एरिड डेजर्ट। अब आगे अपन चलते हैं, एरिड डेजर्ट के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। देखो, डेजर्ट के अंदर मैंने आपको 3 टाइप के डेजर्ट बताए थे, अर्ग बताया था, हम्मादा बताया था, और एक तीसरा और बताया था, उसका नाम आप बता दो, क्योंकि मुझे मतलब है सिर्फ अर्ग और हम्मादा से, तो वो 2 नाम तो मैंने ले दिए, तीसरे वाला आप बताना मुझे। अर्ग जो होता है उसमें तो पाए जाते हैं रेत के बहुत बड़े बड़े टीले। हम्मादा ऐसा है जिसमें चट्टानें पाई जाती है ज्यादातर, और बालू का स्तूप नहीं होते हैं, यानी कि सैंड ड्यून्स नहीं होते हैं। तो मैं कहूँ सैंड ड्यून्स वाला क्षेत्र जो होता है एक पार्ट बन जाएगा मरुस्थल का, और बिना सैंड ड्यून्स वाला पार्ट हो जाएगा वो दूसरा मरुस्थल का पार्ट बन जाएगा। इसी बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है भाई। तो आप एक टेबल के फॉर्म में लिख लेना मेरे साथ साथ में, ये भागता बहुत तेज है भाई। तो सबसे पहले आप इधर लिख लेना इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ एरिड डेजर्ट, आप हिंदी में लिख लेना शुष्क मरुस्थल के भाग, भाग लिख लो भाई, पार्ट्स लिख लो इसको टाइप्स लिखने की बजाय। तो पार्ट्स में सबसे पहले आ जाएगा बालू का स्तूप, आप लिखना हिंदी वाले भाई, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ये था अपने पास में 58.5%, है ना। और दूसरी साइड में टेबल में आ जाएगा हमारे पास में, अब हो सकता है मैं आपके बीच में आऊं तो मैं हट भी जाऊंगा भाई, फिर ट्राई करते हैं।
सेम फ्रेम में रहें। दूसरा आ जाएगा अपने पास में, रुक जा, ये हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त, इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, डोंट वरी। स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी कि रेत के टीले पाए जाएंगे या रेत के टीले नहीं, क्षेत्र ये आ जाएगा 41.5%। इसको लिखेंगे विद सैंड ड्यून्स। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक छोटी सी सलाह है कि कई बार ड्यून्स ही दे दिया जाता है, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ भी दे दिया जाता है, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए। इंग्लिश में तो सैंड ड्यून ही लिखा मिलेगा, हिंदी में भी आपको अगर ड्यून लिख के मिल गया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्तूप के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। और इधर हो जाएगा विदाउट सैंड ड्यून्स, ये वाली बात है। तो सैंड ड्यून्स में हमने देखा कि ये 58.5% भाग है और विदाउट सैंड ड्यून वाला 41.5। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सैंड ड्यून्स जो होते हैं उसके क्या फीचर्स है। सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्यों बनते हैं भाई, वो बनते हैं, मैंने शायद आपको कल वाली क्लास में बताया था, ये इरोजन से प्लस डिपोजिशन से बनते हैं। फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन, या फिर हिंदी में इसको लिखूं अपर्दन, मृदा अपर्दन है ना, अपर्दन व निक्षेपण से बनते हैं ये सैंड ड्यून्स। अपन पहले सैंड ड्यून्स का कैरेक्टर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और ये कब ज्यादा फैलते हैं, सबसे ज्यादा ये फैलते हैं, इसकी कोई वैसे एक फिक्स डेडलाइन नहीं होती, तो ये मार्च से जून में, मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाती है, हवाएं तेज तेज चलना, तो ये सबसे ज्यादा फैलते हैं। ये मार्च से लेके जून में ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर या स्थानांतरित या फैलते हैं लिख लेना आप, है ना, स्प्रेड लिख लेते हैं, चलिए स्प्रेड की बजाय ट्रांसफर ही बोल देते हैं भाई, कोई नहीं, ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर को हिंदी में क्या लिखेंगे, स्थानांतरित लिखेंगे, तो आप स्थानांतरित लिख लो भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में ये सबसे ज्यादा कहां देखने के लिए मिलते हैं, बालू का स्तूप कहां देखने के लिए मिलेंगे सबसे ज्यादा, जो पश्चिम से पश्चिम होगा, मतलब एरिड में सबसे ज्यादा एरिड वाली डायरेक्शन में जो होगा, तो वो हमारे पास में कौन है, जैसलमेर है भाई। मैक्सिमम किस में मिलते हैं, मैक्सिमम फाउंड इन जैसलमेर, हिंदी में लिख लीजिए, सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं। ये तो ये हो गए। अब बालू का स्तूप के भी कई प्रकार होते हैं जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन आप ये जान के रखना कि बालू का स्तूप के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो सबसे ज्यादा, मैं ऐसे बोलूँ, एक तो आपको कि कलर, रंग, मैं बोलूँ रंग जो होते हैं वो मतलब रंग पाए जाते हैं, प्रकृति में रंग पाए जाते हैं, एक तो मैं आपको ये बोलूँ, और एक मैं दूसरा बोलूँ अनेक प्रकार के रंग होते हैं, है ना। तो रंग के प्रकार बता रहा हूं और एक बार मैं बता रहा हूं कि रंग होते हैं, तो मैं एक बार तो बोल रहा हूं कि बालू का स्तूप होते हैं, यानी कि रंग होते हैं, वो वाली बात से कंपेयर कर रहा हूं, रंग होते हैं, या फिर मैं कहूं बालू का स्तूप होते हैं। तो बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां होते हैं, जैसलमेर में। इसको ऐसे समझिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रंग कहां पाया जाता है, मैं कलर के प्रकार नहीं बता रहा, रंग कहां पाया जाता है, हो सकता है एक ही प्रकार का कलर पाया जा रहा हो, तो वो तो है जैसलमेर। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि बालू का स्तूप जो होते हैं, सबसे ज्यादा बालू का स्तूप होते हैं जैसलमेर में, और सबसे ज्यादा प्रकार के, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ डेजर्ट पाए जाते हैं जोधपुर में भाई। हिंदी में लिख लेना आप, सर्वाधिक प्रकार के, सभी प्रकार के डेजर्ट कहां पाए जाते हैं, या फिर मैं इसको सभी लिख लेता हूं मैक्सिमम लिखने के बजाय, ऑल टाइप्स ऑफ ड्यून्स लिख लो भाई, डेजर्ट की बजाय ड्यून्स, हिंदी इंग्लिश वाले। सभी प्रकार के स्तूप कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। ये समझ में आया आपको। फिर उसके बाद में ये एक्सटेंशन कहाँ है इसका, वो चीज अलग है। एक्सटेंशन क्या होता है, विस्तार, इसको पूरा ही लिख देता हूं, एक्सटेंशन जो है या विस्तार जो है वो इसका कहाँ है। तो दो जिले तो आपके सामने है भाई, मैं खुद ही ऐसे लिख देता हूं, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में दूसरा आ गया जोधपुर, ये ऐसे इधर भी फैले हुए हैं, मतलब बालू का स्तूप कहाँ फैले हुए हैं वो चीज देख रहा है ये।
और तीसरा आ जाएगा फलौदी भाई, नया जिला बन गया फलौदी। चौथा आ जाएगा बाड़मेर, यानी कि ये सारे वो वाले जिले आ रहे हैं जो उधर है, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर पे है, मतलब पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं लगभग, है ना। कुछ पोर्शन बीकानेर भी लिख लीजिए आप मना नहीं कर सकते कि बीकानेर में टीले ही नहीं मिलते। और फिर आप लिख लीजिए बालोतरा, बालोतरा भी पश्चिम वाला बालोतरा, लेकिन आप बालोतरा लिख लीजिए, इतना बहुत है। तो ये हुए बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, है ना। फिर हम देख लेते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हमने एक चीज तो पहले ही देख ली कि ये 41.5% होते हैं भाई। फिर इसके अंदर क्या आ जाता है कि यहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो आप लिखना नो सैंड ड्यून्स, हिंदी में लिख लेना बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, नो सैंड ड्यून्स। फिर इसके कोमा लगा के लिखिए आप रॉकी डेजर्ट इज फाउंड, रॉकी डेजर्ट इज फाउंड, जिसको क्या बोलते हैं हम, हम्मादा। आप तीसरे टाइप का क्या डेजर्ट होता है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई प्लीज। फिर दूसरी चीज जो है कि ये कहाँ पाया जाता है, इसको इसको भी देख लेते हैं, एक्सटेंशन इसका क्या है। मेनली जो ये है, ये फिर से बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी कहाँ फैला हुआ है सबसे ज्यादा, तो वो भी फैला हुआ है जैसलमेर में, सर्वाधिक विस्तार, क्योंकि जैसलमेर हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है भाई। और अगर मरुस्थल वाले सबसे ज्यादा फीचर्स मिलेंगे तो वो वहीं मिलेंगे। तो चाहे से बालू का स्तूप वाली बात हो, अर्घ की बात हो, या फिर हम्मादा की बात हो, दोनों ही कहाँ मिलेंगे, सर्वाधिक विस्तार, या फिर इंग्लिश में लिखिए आप मैक्सिमम एक्सटेंशन इन जैसलमेर। फिर आप सेकेंडरी लिख लीजिए, इसको फर्स्ट लिखना। फिर बालोतरा लिख लो भाई, बालोतरा में, बालोतरा एक नया जिला बन गया है, और फलौदी जो है वहां पे भी पाया जाता है, फलौदी। ये चीजें क्लियर हुई क्या आपको। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये कब बनते हैं भाई, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, या फिर हम बोल दूं चट्टाने, चट्टाने के बारे में ये पूछ रहा है कि चट्टाने कब बनती है, कौन से पीरियड में। तो आपको पता होगा डायनासोर वाला जो पीरियड था, जुरासिक पीरियड या जुरासिक काल, पीरियड या काल लिख लेना आप हिंदी में, काल, उसके टाइम पे जो टाइम था उस टाइम की ये चट्टाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जुरासिक पीरियड के वो मिलते हैं भाई, अवशेष के, आपके पीछे आ रहा हूँ अभी, अवशेष या फिर सॉरी, अवशेष लिखने की बजाय जीवाश्म लिखिए आप, मैं बताता हूँ फिर इसका क्या मतलब है। जीवाश्म, या फिर इंग्लिश में आप लिखिए इसको फॉसिल्स, पाए जाते हैं भाई। जिसका एक उदाहरण आप लिख लीजिए यहाँ पे, अक्कल वुड फॉरेस्ट। ये अपन कल वाली क्लास में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, अक्कल वुड। इसका हिंदी में भी आप ऐसे ही नाम लिखिए भाई, फॉरेस्ट। एग्जाम में ऐसे ही आता है, या तो इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा AKAL, अक्कल, या फिर अक्कल, वुड यानी लकड़ी, फॉरेस्ट मतलब आप जानते ही हैं, फॉरेस्ट मतलब मरुस्थल, सही है, या फिर जंगल, ठीक है भाई। तो ये चीज हो गई हमारे पास में। अब इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं, जैसे इसका देखा था पहले वाले का, ये कौन से एरिया में फैला हुआ है भाई, विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, एक्सटेंशन या फिर विस्तार, हिंदी में लिख लो भाई विस्तार। ये भी जैसलमेर में, जैसलमेर तो आएगा। अब जैसलमेर में कहाँ स्पेसिफिक है वो लिख लेते हैं, आप इसमें लिखना पोखरण। पोखरण जो एक फील्ड फायर रेंज भी है, इसमें सेनाएं जो होती है भारत की वो प्रैक्टिस करती है। फिर उसके बाद में आप लिखिए लोद्रावा, लोद्रावा, इंग्लिश में आप लिख लेना लोद्रावा, VA या WA। फिर एक आ जाता है रामगढ़ भी भाई, रामगढ़ और लिख लेना, जैसलमेर में ही है रामगढ़, राजस्थान में रामगढ़ बहुत है भाई। और फिर एक और आता है फलौदी, एक चूरू के पास में भी है रामगढ़, फलौदी। फलौदी के अंदर क्या आ जाता है, बाप बोल्डर, आप लिख लीजिए भाई सिंपली बाप बोल्डर, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, बाप मतलब पिताजी वाला बाप नहीं, ये गांव का नाम है भाई, बाप। और बोल्डर क्या होता है, बोल्डर क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, आप लिखना एक बार। फिर उसके बाद में बालोतरा, बालोतरा के ब्रैकेट में आप लिख लो सिवाना, ठीक है। और
दो लिख लीजिए, बाड़मेर और बीकानेर। यानी कि हममादा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या फिर आपने ये लिख लिया क्या? लिख लिया तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बोल्डर क्या होता है। आगे हम जब कल क्लास में करेंगे तब भी बता दूंगा। मान के चलना, एक पहाड़ ले लीजिए, आप इमेजिन करिए ये एक पहाड़ है, या फिर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो आपकी एक बढ़िया वो भी बन जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारी, एक सेकंड आप पॉज करके वो ये टेबल बनाना भाई, ये जम रखी है बहुत सारी बर्फ हाइट के ऊपर, ठीक है। अब जब ये बर्फ पिघलेगी तो पूरी की पूरी शीट जो होती है, बर्फ की चादर जो होती है, जैसे मान लेते हैं ये इतनी बर्फ की चादर है, ये पूरी की पूरी फिसल के नीचे आएगी। बर्फ की चादर कोई 5 किलो की तो होती नहीं है, 2 किलो की या 10 ग्राम की तो होती नहीं है, हजारों हजारों किलो की होती है। तो वो क्या करती है साथ साथ में, इस डायग्राम को तो मैंने थोड़ा खराब कर दिया, यानी कि लाल पेन से मैं अगर दिखाऊं, ये जो पहाड़ है उसके टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, ये जमीन पे ले आती है अपने साथ में, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं बोल्डर, बोल्डर्स बोलते हैं इनको। जो हिमानी जो होती है, या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो मैं, ये तो हिंदी में तो बोल देंगे इसको हिमानी, और इंग्लिश में बोल देंगे आइस, सिंपली। तो ये जो आइस होती है जो पहाड़ के ऊपर जमती है, हिमानी इसको बोलते हैं। तो ये नीचे जब आती है साथ साथ में पहाड़ को भी तोड़ती हुई सी चलती है, तो और वो जमा हो जाते हैं यहाँ पे इसके फुट पे। किसी भी पहाड़ का जो जस्ट वाला ग्राउंड है, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया, इसको बोलते हैं फुट हिल्स। लिख भी देता हूँ भाई, फुट हिल्स, ठीक है। ये पैर होते हैं भाई एक तरीके से पहाड़ के, और ये होते हैं बोल्डर्स। तो ये होता है जो फलोदी का बाप जो शहर है या गांव है, गांव में जो बोल्डर्स होते हैं उनको बोलते हैं बाप बोल्डर्स, ठीक है। ये आगे आएगा भी। आपने ये बना लिया क्या? अपन ने अब तक क्या देख लिया वो जल्दी से देख लो। ये हमने देखा कि आइसो हाइट जो होती है उसके बेसिस पे एरिड और सेमी एरिड बनाया। फिर ये यूएनईपी ने बताया 5 जून को क्या आता है, विश्व पर्यावरण दिवस, और इसका ये कहाँ पे है, नैरोबी के अंदर। फिर बाद में हमने ये लघु मरुस्थल, इसको तो छोड़ो। फिर एरिड डेजर्ट के अंदर हमने ये देखा, इसकी डेफिनेशन लिखी, इसका मेनली विस्तार कहाँ कहाँ है, तो वो जिले लिखे। फिर उसके बाद में इसके भी फिर से पार्ट्स जो 2 हैं वो लिख दिए भाई। किसके? एरिड वाले के पार्ट चल रहे हैं अभी, सेमी एरिड वाले नहीं आएंगे, वो आज नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे वो। तो इतना कुछ क्लियर हुआ तो मैं आगे चलूँ। ये वाली टेबल आपको समझ में आई क्या? ये वाली टेबल समझ में आई क्या? समझ में अगर आ गई है तो आगे चल लेते हैं भाई, समझ में आ गई तो आगे चल लेते हैं। मैं अब आपको समझाता हूँ मरुस्थल के अलग अलग प्रकार। जो हमने ये लाइन लिखी है ना, मैक्सिमम डेजर्ट या फिर स्तूप जो होते हैं, ड्यून्स जो होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? उसमें मिलते हैं जैसलमेर में, लेकिन सभी प्रकार के ड्यून्स जो होते हैं वो मिलते हैं जोधपुर में। तो सभी प्रकार के ड्यून्स कौन से हैं वो देख लेते हैं भाई। टाइप्स ऑफ ड्यून्स, आप हेडिंग लगाना इसी में ही, टाइप्स ऑफ। एग्जाम में भाई इससे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बहुत परेशान करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अपन इसको एकदम इजीली समझ लेंगे। टाइप्स ऑफ ड्यून्स, या फिर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो बालू का स्तूप के प्रकार, आप लिखना बालू का स्तूप के प्रकार। प्रकार में सबसे पहले सबसे खतरनाक वाला आता है जिसका नाम है बरखान, बरखान या बरछान, हिंदी में लिख लीजिए आप बरखान, या बरछान भी लिख लेना साथ में, आप समझ ही जाएंगे किसकी बात कर रहा है। तो बरखान एक डेजर्ट का नाम है, एक ड्यून का नाम है, माफ कीजिएगा मैं बार बार डेजर्ट बोल रहा हूँ। एक ड्यून का नाम है, एक स्तूप का नाम है। ये कैसा होता है दिखने में वो देखते हैं। जब मरुस्थल में चलती है हवा, तेज हवा चलती है, तो उसकी वजह से मिट्टी को वो एक तरह मिट्टी परत दर परत जमी हुई है, तो वो क्या करेगा, मिट्टी की परतों को आगे ले जाना स्टार्ट करेगा। और वो कहीं ना कहीं जहाँ पे विंड इंटेंसिटी कम होगी, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि विंड जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, और ये इधर आते 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 कोई तो एक टाइम आएगा जहाँ पे सबसे कम हवा चल रही है। अपन ऐसे बोलते हैं ना, कई बार फोन पे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ तो बहुत तेज हवा चल रही है भाई, फिर थोड़ी देर बाद में वो आंधी हमारी तरफ आती है। तो वैसे ही मरुस्थल में चलती रहती है हवा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो ये जो मिट्टी तेज स्पीड से ऐसे लेके जाती है, तो वो ऊपर जाके यहाँ पे मरुस्थल बन गया। टीले ऐसे बनते जाते हैं, और मरुस्थल ऐसे स्थानांतरित भी होते हैं आगे, जिसको हम बोलते हैं मार्चिंग ऑफ डेजर्ट। अपन कल वाली क्लास में देखेंगे इसको, डेजर्ट की मार्चिंग। जैसे सेनाएं जो होती है, टुकड़ियां होती है, मार्च करती है ना, आगे बढ़ती है, प्रैक्टिस करती है, इस चीज को बोलते हैं मार्चिंग ऑफ डेजर्ट। ये डेजर्ट की मार्च हो गई भाई। तो हम देख रहे थे बरखान, एक मरुस्थल वाले एरिया में मान के चलना ऐसे,
ऐसे करके मैं अगर डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये जो अर्धचंद्राकार आकृति आपके सामने बन रही है, मैं आज जितने भी ड्यून्स पढ़ाऊंगा उसकी कल फोटोज दिखाऊंगा आपको। लेकिन आज आप क्या करना, आप गूगल करना बरखान कैसा होता है, तो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा बरखान। बरखान में ये वाला जो एरिया होता है, मतलब बरखान कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। मैं 3D डायग्राम बनाने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बरखान बेसिकली है क्या। ठीक है, तो बरखान में क्या होता है, इधर से चल रही है भाई हवा, ये इसको भी टच कर ही रही है, लेकिन मैं डायग्राम खराब नहीं करते हुए आपको समझा देता हूँ। हवा या फिर पवन, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, विंड। ठीक है, ये विंड चल रही है, इसीलिए इस डायरेक्शन का नाम है विंडवार्ड साइड। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन का नाम भी लिख लीजिए, विंडवार्ड साइड, या फिर हिंदी में इसको लिखेंगे पवन सम्मुख। पवन के सामने मुख, सम्मुख, पवन सम्मुख दिशा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसी 3D स्ट्रक्चर बनती है, ये अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं क्रीसेंट शेप, या फिर हिंदी में लिखिए आप इसको अर्ध चंद्राकार, चंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार जो स्ट्रक्चर बनती है ये टीले की, इसकी जो हाइट होती है, ये जो हाइट नहीं सॉरी चौड़ाई जो है, वो लगभग हमारे पास में कितनी होती है, वो 100 से 200 मीटर होती है। अब 100-200 मीटर चौड़ा एक टीला होता है, यानी कि इसकी एक नोक से लेके दूसरी नोक तक जो चौड़ाई है वो कितनी आती है, तो आती है 100 से 200 मीटर। और इसकी हाइट अगर मैं लिखूं, हाइट दूसरी चीज है भाई। एक तो भाई आप ऐसे देखिए, अर्धचंद्राकार आकृति में ऐसे फैला हुआ पूरा वो मरुस्थल है, और उसकी हाइट कितनी है, वो दो अलग, एक दोहरा इमेजिन कीजिए, एक टीला इमेजिन कीजिए, अर्धचंद्राकार सा। लेकिन मैं आपके ऊपर एक टास्क छोड़ रहा हूं कि आप गूगल भी कर लो, कल तो मैं फोटो दिखाई दूंगा, लेकिन आज आप गूगल कर लो, तो आपको पता चलेगा कि इसकी हाइट जो होती है वो कितनी निकल के आती है। हाइट आप देखो, जो 100-200 मीटर लिखा है उसमें से एक एक जीरो कम कर दो, याद भी हो जाएगा आपको। 10 से 20 मीटर है भाई, इतना ऊंचा होता है। 10 मीटर की हाइट लगभग कितनी होती है, 20 मीटर की हाइट कितनी होती है वो। तो इस वाली साइड को क्या बोल देंगे, पवन विमुख बोल देंगे, पवन विमुख, क्योंकि ये हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन है। या फिर इसको बोल देते हैं लीवार्ड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीवार्ड साइड। ये दो साइड है, क्योंकि ये जो बना है मरुस्थल वो कुछ ऐसे इसका उभार है, ऐसे। ठीक है, ये जो अर्धचंद्राकार वाली ये वाली जगह है ना, वो पूरी ये बता रहा हूं मैं आपको, ये कुछ ऐसी है, ऐसी। और ये जो ब्लू पिंक से मैंने बताया वो एक गर्त है, मतलब अंदर के एक गर्त बन जाती है, आप इमेजिन करिए ना। और आप इसको गूगल करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो इस गर्त को तो बोल देते हैं भाई ढांड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, ढांड क्या है, इसको गर्त बोलते हैं, या फिर तल्ली बोल दो भाई, ढांड या तल्ली, ये गर्त है। ये गर्त वाली साइड कुछ है ना उसके जैसी है, कॉनकेव लेंस जैसी। कॉनकेव को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस जो होता है ना, आपने नाम सुना होगा, अवतल और उत्तल दो प्रकार के लेंस होते हैं। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, अवतल या फिर कॉनकेव। ठीक है, और इधर जो बन जाती है वो तो थोड़ी बन जाती है उत्तल जैसी, उत्तल या फिर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स या तल। ठीक है, जो इंग्लिश हिंदी में अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो जिसका नाम उत्तल छोटा है हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में भी छोटा नाम है, और जो बड़े वाला है कॉनकेव, उसमें 7 लेटर्स दिख रहे हैं, तो वो उसका नाम भी बड़ा है, अवतल। ठीक है, ये इतना हो गया। ढांड बोल दिया मैंने आपको, तल्ली बता ही दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये बरखान क्या है भाई। ये बरखान सबसे डेंजरस टाइप का मरुस्थल है, स्तूप है या ड्यून है। क्यों, क्योंकि हवा जैसे जैसे चलती है ये वैसे वैसे इसी शेप में आगे बढ़ता है। ऐसे समझिए, पूरी की पूरी ये जो शेप है मैंने ऐसे बताई है, ये ऐसे करके पूरी की पूरी आगे चलती है, ये करती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मरुस्थल है और यहाँ पे नहीं है, ये आके यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि मरुस्थल का क्या हुआ है, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन में ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सबसे खतरनाक टाइप का मरुस्थल। भाई ये अर्धचंद्राकार होते हैं, ये चीज हमने लिख ली यहाँ पे। और इसका सबसे डेंजरस फीचर क्या है कि ये मोस्ट डायनेमिक होते हैं। तो कहाँ पे लिखूं, एक बार गायब हो जाऊं फ्रेम से,
तो इसको लिख लेना आप, इसके फीचर्स में लिखना मोस्ट डायनेमिक, हिंदी में लिखना आप सर्वाधिक गतिशील, डायनेमिक सर्वाधिक गतिशील लिख लो भाई आप साथ में, है ना। मोस्ट डायनेमिक एंड सबसे ट्रांसफरिंग टाइप, डेंजरस तो अपन बाद में लिख लेंगे, मोस्ट डायनेमिक एंड ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग हिंदी में आप लिख लो इसको सर्वाधिक गतिशील व स्थानांतरणशील, स्थानांतरणशील, ठीक है। और ये करते हैं डेजर्टिफिकेशन, कॉजेज डेजर्टिफिकेशन, इसलिए ये हार्मफुल है। 10 हार्मफुल। भाई डेजर्टिफिकेशन नेचर के लिए वैसे बढ़िया थोड़ी है। आप मुझे एक बात बताना, डेजर्टिफिकेशन कोई अच्छी चीज थोड़ी है। वहां पे वनस्पति नहीं उगेगी, वहां पे आप इंडस्ट्री नहीं डाल सकते, वहां पे आप सड़कें नहीं निकाल सकते, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हार्मफुल है भाई, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, कॉजेज डेजर्टिफिकेशन 10 हार्मफुल को लिख लीजिए। मरुस्थलीकरण करता है इसलिए नुकसानदेह है, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण करता है, आप मैक्सिमम भी ऐड कर लेना, कॉजेज मैक्सिमम डेजर्टिफिकेशन इसलिए हार्मफुल है। अब डेजर्ट का जो मार्चिंग होती है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, कल का सस्पेंस छोड़ते हैं। तो जो मार्चिंग ऑफ डेजर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा करता है जैसलमेर का ही एक गांव है, नाचना गांव। भाई नाचते नाचते आगे बढ़ रहा है ये, एक तरीके से फनी वे में याद कर लो। जैसलमेर का नाचना गांव जो है इसके लिए फेमस है भाई। आप हिंदी में लिखिए, जैसलमेर का नाचना गांव इसके लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मार्चिंग ऑफ डेजर्ट, मार्चिंग ऑफ डेजर्ट। इसको हिंदी में भी बोलेंगे मरुस्थल का मार्च। तो मार्च के महीने की बात नहीं कर रहा है वो, मार्चिंग ऑफ डेजर्ट की बात कर रहा है, मरुस्थल का मार्च। तो ये कुछ ऐसा है हमारा बरखान, जो सबसे डेंजरस है, सबसे खतरनाक है। और ये इसका एक्सटेंशन कहाँ है वो चीज़ अब हम लिखते हैं। आपने यहाँ तक लिख लिया है, तो अब मैं लिख देता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा फैला कहाँ है। तो सबसे पहले तो मैं आ जाऊँ, ये सर्वाधिक एक्सटेंशन कहाँ है। तो सर्वाधिक इसका एक्सटेंशन जो है वो शेखावाटी एरिया में है भाई। और एग्जाम में जो पूछा जाता है, शेखावाटी में भी चूरू, चूरू का भी भालेरी गांव। तो मैं इसी के साथ में लिख देता हूँ भालेरी गांव, भालेरी। कहीं कहीं इसको पालेरी भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई सेंस नहीं है, आप ये लिख लीजिए, एक बहुत है। भालेरी जो गांव है वहां पे है। शेखावाटी में और क्या क्या आता है, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, तो वो भी आ जाते हैं। ये तो मेन है भाई। तो आप इसके तो लगा लीजिए स्टार, भालेरी के लगा लीजिए आप स्टार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और चूरू में ही एक और है रतनगढ़, तो रतनगढ़ भी लिख लो भाई। मेन भालेरी ही है, मेन भालेरी ही है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में शेखावाटी के बाद में आ जाता है बीकानेर, सेकंड नंबर पे लिख लो आप बीकानेर। और बीकानेर में भी कौन से आते हैं, एक तो लूणकरण सर लिखिए, लूणकरण सर, लूणकरण सर आगे भी आएगा। और दूसरा आप लिख लीजिए देशनोक, जहाँ पे है हमारे करणी माता का मंदिर भाई। करणी माता को अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, बढ़िया इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। आर्ट एंड कल्चर देखना, बहुत अच्छे से याद भी करेंगे। सबसे मुश्किल आर्ट एंड कल्चर ही पड़ जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सांस्कृतिक चीज़ें हम वैसे नहीं जानते, और ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें भी हैं वहाँ। तो अपन उसको भी बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर ही स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी हमारी साथ साथ में इसके। तो चलिए, चूरू का हो गया, भालेरी हो गया, और ये सीकर झुंझुनू हो ही गए, झुंझुनू और लूणकरण सर ये हो गया। फिर आ जाता है गंगानगर, लिखिए आप भैया, इंपॉर्टेंट गांव है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूरतगढ़ भाई, सूरतगढ़ जो है उसके अंदर एक थर्मल पावर स्टेशन भी है, अपने राजस्थान का सबसे एक इम्पोर्टेंट, जिसमें बिजली बनती है कोयले से। और फिर उसके बाद में जोधपुर का लिखिए ओसियां, जोधपुर का ओसियां भी फेमस है, बढ़िया घूमने लायक जगह है ओसियां। आप अगर जोधपुर के हैं तो आप जानते हैं। फिर उसके बाद में डीडवाना कुचामन लिख लीजिए भाई, नया जिला जो बना है। वरना मैं लिख देता नागौर, नागौर से बना है भाई डीडवाना कुचामन। आप इनकी तो इंग्लिश लिख लोगे ना इजीली, ओसियां की मैं लिख देता हूँ, ओसियां। सूरतगढ़ की लिख सकते हो, लूणकरण सर की लिख सकते हो, देशनोक की भी लिख सकते हो। चलिए ठीक है।
तो कुचामन, ये नया जिला हो गया भाई, ये यहाँ फैला हुआ है। बड़ा यही था, इंपॉर्टेंट भी यही है। बरखान के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, और थोड़े परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जब हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ में, तब मैं आपको दिखाऊंगा ड्यून से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ड्यून एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मरुस्थल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब चल लेते हैं हम आगे। तो फिर उसके बाद में सेकंड टाइप का आप लिखिए ट्रांसवर्स ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून या फिर अनुप्रस्थ, हिंदी में अनुप्रस्थ, यहां तक लिखिए आप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कब बनते हैं? जब हवा चलती है और उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर समकोण में मैं बोलूं, मान लेते हैं ऐसे हवा चल रही है, ये तो हवा नहीं चल रही है, तो डेजर्ट है, ऐसे हवा चल रही है, हम्म, ठीक है भाई, इतना बहुत है। ये चल रही है हवा, पवन, हवा चलने की वजह से आप इमेजिन करिए ना, आप 2D के अंदर इमेजिन करिए, ये ऐसे परत दर परत ना ऐसे सरकते हुए से ये डेजर्ट बन रहे हैं, ड्यून्स बन रहे हैं भाई। ठीक है, आप इसको भी गूगल कर सकते हैं, आप प्लीज गूगल जरूर करना, आप थोड़े आपके इमेजिनरी मेमोरी बनेगी, फोटोजेनिक मेमोरी बनेगी, तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो ये कितने पे हवा है? 90 डिग्री पे है ना, तो आप इंग्लिश में हिंदी में लिखिए पवन की। और ये क्यों बनते हैं वो चीज और देख लेते हैं पहले। ये जो यहाँ पे कहीं ना कोई ब्लॉक आ जाएगा, या तो कोई चट्टानी भाग आ गया थोड़ा हाइट पे, जैसे पठार जैसा सब कुछ एक उच्चावच आ गया, या फिर कुछ और ब्लॉक आ गया, या कोई पहाड़ी आ गई, छोटी श्रृंखला आ गई हल्की फुल्की। मेनली अनुप्रस्थ ऐसे हो जाते हैं कि उनको कोई ब्लॉक आ जाए, रास्ता ब्लॉक हो जाए, है ना, उसकी वजह से ये बन जाते हैं। कोई ब्लॉक करने वाली चीज आ गई, उसकी वजह से ये बन गया। तो आप एक बार इसका ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं आगे लिख के देता हूँ इसकी डेफिनेशन। बना लिया होगा, आप पॉज करके बना लेना। तो इसकी डेफिनेशन लिखना आप, पवन की दिशा में, पवन की दिशा के समकोण, समकोण होता है ना भाई 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो होता है विंड डायरेक्शन में, पवन की दिशा में, दिशा के समकोण 90 डिग्री, ठीक है, बनने वाले बालू का स्तूप। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप लिखिए सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग ऑन द perpendicular direction of wind, sand dunes forming perpendicular, sand dunes forming perpendicular on the direction of wind। ठीक है, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये भाई ये सबसे स्थायी प्रकार के होते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन ये लिखना, मोस्ट स्टेबल ड्यून्स। एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको कि मोस्ट स्टेबल ड्यून्स कौन से होते हैं, तो भाई ये वही है, सर्वाधिक सबसे स्थायी स्तूप। स्थायी है ही है क्योंकि बीच में ब्लॉक आ रहा है, रास्ता नहीं जा रहा आगे। इसके भी एग्जाम्पल लिखिए अब आप, एक्सटेंशन में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, एक्सटेंशन करके लिख रहे थे ना हम, तो आप भी लिख लीजिए यहाँ पे एक्सटेंशन, विस्तार। ठीक है, तो विस्तार में आप लिख लीजिए बीकानेर का, तो पूगल आ जाएगा भाई। बीकानेर में और कहीं भी मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, पूगल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और पूगल वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ऐसी चीजें पूछते हैं। पूगल जो है वहां पे भी एनर्जी बनती है, अपन देखेंगे जब अपन ऊर्जा पढ़ेंगे तब। पूगल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें नए भी प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं। तो बीकानेर का आप पूगल लिख लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो याद भी रहेगा। बीकानेर का आप लिख लीजिए पूगल। सेकंड आप लिखना हनुमानगढ़, या फिर आप पहले गंगानगर लिख लो, दोनों ही है। गंगानगर में फिर से आ जाएगा अपना सूरतगढ़, तो गंगानगर में आ जाएगा सूरतगढ़। ठीक है, फिर आप तीसरा लिखिए हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में आप लिख लीजिए रावतसर, हनुमानगढ़ रावतसर, जगह का नाम है, किसी गुरुजी का नाम नहीं है, रावतसर। ठीक है,
और फिर आप लिखिए चूरू। चूरू भालेरी भी पीछे नहीं था और चूरू का सरदार शहर भी पीछे नहीं है भाई। सेकंड टाइप में, अनुप्रस्थ वाले में ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स का तो एक देखना, ये ऐसे डायग्राम भी टी जो लिखते हैं इंग्लिश में वो ऐसा सही है कि भाई परपेंडिकुलर की बात कर रहा है 90 डिग्री समकोण की, तो आप थोड़ा ध्यान में भी रख लेना अनुप्रस्थ वाला जो है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ ना। और उसके बाद में चूरू के बाद में आप लिखना एक और, एक लिखो आप झुंझुनू। झुंझुनू का कोई स्पेशल वो नहीं है, ये तो कहीं भी बन सकते हैं, ब्लॉक आ गए जहाँ पे मिट्टी है और वहाँ पे कहीं ब्लॉक बन गया तो बन गए भाई। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बन जाते हैं तो वो लिख लेते हैं, जोधपुर। तो ये दो प्रकार के अपन ने देख लिए। फिर हम चलते हैं तीसरे टाइप के, आप लिख लो इसको जल्दी जल्दी, कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं में समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं भाई क्वेश्चन। थर्ड हमारे पास में आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल या फिर इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, सैंड ड्यून्स या फिर बालुका स्तूप। बालुका स्तूप, ठीक है भाई। ये जो होते हैं सैंड ड्यून्स लॉन्गिट्यूडिनल, ये होते हैं, इनका एक नाम और लिखेंगे अपन लीनियर, आप यहीं पे लिख लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर ड्यून्स। लीनियर या फिर पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती भाई, इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं डाउनविंड। लीनियर या फिर डाउनविंड। लीनियर को आप हिंदी में लिख लीजिए रेखीय। अच्छा चलिए मैं सही से लिख देता हूँ, आप भी सही से लिखना। लीनियर को तो आप हिंदी में लिखिए, हिंदी वाले रेखीय, है ना, इसको तो आप लिखो रेखीय। या फिर इसको बोलते हैं पवनानुवर्ती या फिर डाउनविंड। डाउनविंड सैंड ड्यून्स, डाउनविंड या फिर पवनानुवर्ती। डायग्राम बनाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा क्या है पवनानुवर्ती। मान लेते हैं कोई एक मरुस्थल है, उसमें हवा चल रही है, तो मरुस्थल की वजह से क्या हुआ कि ऐसे लकीरें बन गई। ठीक है, ये एक टीला बन गया हाइट पे, ये टीला बन गया, ये टीला बन गया, क्योंकि हवा चल रही थी ऐसे, हवा। अब आपको समझ में आया, रेखीय लीनियर बन गए। ये एक टीले की श्रृंखला बन गई, मैं मिटा दूंगा इसको वापस। ये दूसरी टीले की एक श्रृंखला बन गई, ये तीसरी टीले की श्रृंखला बन गई, जगह छोड़ छोड़ के बीच में से निकल रही है हवा, उस वजह से बन गया, ऐसे टीले बन गए। तो ऐसे टीलों को क्या बोलते हैं रेखीय या फिर पवनानुवर्ती, या फिर बोलते हैं इसको अनुदैर्ध्य, या फिर बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये जो रास्ता निकल रहा है, इसको भी रेड से दिखा देता हूँ। ये जो रास्ता निकल रहा है उधर से, अरे यार सॉरी, ये जो रास्ता निकल रहा है, ये स्पेस है भाई, दो टीलों की श्रृंखलाओं के बीच में ऐसे स्पेस है, तो इसको बोलते हैं कारवां। अपन बोलते हैं ना कारवां गुजर गया, इस टाइप से, तो किसी का कारवां काफिला वगैरह वो जो गुजर जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, इस जगह को आप यहां कहीं लिख लेना, ये वाला स्पेस है ना, दो ड्यून्स के बीच में जो स्पेस होता है, ड्यून्स की श्रृंखला के बीच में, लॉन्गिट्यूडिनल वालों में, उसको बोलते हैं कारवां। इंग्लिश में भी कारवां लिखना है इसको, तो ये कारवां। या फिर इसको बोलते हैं, इसी का ही नाम है गॉसी, GAU, गॉसी, या घासी भी बोलते हैं इसको भाई। कहीं कहीं घासी लिखा हुआ आ जाए, घासी क्या है, तो घास समझ लेते हैं आप, या फिर कुछ और समझ लोगे, क्रिएटिव माइंड जैसा सोचे वैसा। तो घासी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको घासी लिखा हुआ आ जाता है कई बार, कुछ स्पेशल बात नहीं है वैसे, घासी गोसी का ही वो गलत नाम है। तो घासी गोसी या फिर घासी जो बोलते हैं इसको, या फिर इसका नाम है कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर का तो कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, वो तो ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये जो होता है सैंड ड्यून्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं गॉसी या फिर कारवां, जिसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है घासी। तो आप ये तीसरा नाम भी याद करना पड़ेगा आपको। और ये है क्या भाई, दो सैंड ड्यून्स जो है उनके बीच में निम्न भूमि, मान लेते हैं ये दो सैंड ड्यून्स है, कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, उनके बीच में जो हवा चल रही है उसकी वजह से वहां पे निम्न भूमि बन गई, दोनों तरफ हाइट है, नीचे यहाँ पे ढाल है, और उसमें ये रास्ता है, तो इस चीज को बोलते हैं गौसी या फिर घासी। ये क्या है, एक निम्न भूमि है। मैं आपके पीछे आ रहा हूं ना। निम्न भूमि या फिर लो लैंड, लो लैंड।
ये है भाई हमारा अनुदैर्ध्य, या फिर इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लीनियर, या फिर पवनानुवर्ती, या फिर डाउनविंड, कुछ भी बोल लो भाई इसको, ठीक है। और इसके लिए एक चीज और बोलते हैं, एक नदी है हमारे मरुस्थल की साइड में, थार के मरुस्थल में, यहीं पे लिख लीजिए आप एक पॉइंट बना के, ऐसे स्तूप दृश्य, आप इसको ढंग से लिखना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, दृश्यद्वती नदी के नदी घाटी, नदी घाटी, तो बहुत बड़ी घाटियां तो है नहीं हमारे राजस्थान में, वैसे नदी घाटी में पाए जाते हैं। इंग्लिश में लिखना, दृश्यद्वती नदी है, अपन जब नदियां पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख लेना थार डेजर्ट में, यही भी। These kind of sand dunes are found in, these kind of sand dunes are found in river valley of दृश्यद्वती, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, दृश्यद्वती रिवर, ठीक है। आगे बढ़े भाई, इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ एक्सटेंशन है। पर ना ये लहरदार जो बालूका स्तूप होते हैं, इनका एक नोट लगा के यहाँ लिख लो, आप पहले ही लिख लो, फिर हम एक्सटेंशन देखते हैं। ये जो होते हैं इनको उर्मिका भी बोलते हैं भाई, कई बार उर्मिका नाम से दे दिया जाए कि उर्मिका क्या है, तो उर्मिका क्या है, लहरदार बालूका स्तूप। उर्मिका है भाई, उर्मिला नहीं है, बालूका स्तूप। या फिर आप इसको याद भी रख सकते हैं कि उर्मिला लहरदार, है ना, लय से लहरदार, और उर्मिला के अंदर भी ला आता है, तो यह है उर्मिका, लहरदार बालूका स्तूप। या फिर ये जो वेवी, वेवी लिख लो आप इंग्लिश में इसको, वेवी, वेवी टाइप के, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ये सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे जैसलमेर में, मैक्सिमम इन जैसलमेर, क्योंकि दोहरे सबसे ज्यादा वही है। एक्सटेंशन देख रहे थे हम, ठीक है, विस्तार सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलते हैं, या फिर जैसलमेर का भी मैं कहूँ रामगढ़, रामगढ़ में देखने के लिए मिलते हैं। रामगढ़ के अलावा जोधपुर लिख लो आप, फलौदी लिख लो, फलौदी भाई बहुत फेमस हो गया भाई। बालोतरा लिख लो, बालोतरा भी इंपॉर्टेंट जिला है, हम जब खनिज पढ़ेंगे तब देखेंगे, लूणी नदी पढ़ेंगे तब देखेंगे, जगह जगह नाम आएगा। और चूरू फिर से आ गया भाई, तो चूरू में भी मिलते हैं उर्मिका, ठीक है, इतना लिख लिया। तो अब अपन आगे चले भाई। मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये है 61% एरिया में फैला हुआ है, जिस वजह से 61 बार पढ़ना पड़ेगा हमें। आगे चल लेते हैं भाई, कितने नंबर तक हो गया था, 3 नंबर तक हो गया। अब चौथे नंबर पे आएगा एक और इंटरेस्टिंग टाइप का बालूका स्तूप, या फिर स्टैंड ड्यून, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक, या फिर हिंदी में इसका अजीब सा नाम है, मुझे बोलना नहीं आ रहा, पर वलयाकार, पर वलयाकार, ठीक है भाई, पर वलयाकार बालूका स्तूप, या फिर इंग्लिश वाले लिख लेना सैंड ड्यून्स बालूका स्तूप, ठीक है। तो ये परवलयाकार या पैराबोलिक टाइप का बालूका स्तूप कैसा दिखता है, तो ये दिखता है जो महिलाएं पहनती हैं हेयर पिन, हेयर पिन होती है ना, जो ऐसी सी क्लिप टाइप होती है, ऐसी सी होती है ये तो लगभग ऐसी सी होती है ना, ये कुछ ज़्यादा ही गंदी बना दी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना। तो हेयर पिन जो होती है ना, ऐसे टच की सी आवाज़ आती है, वो वैसे टाइप का सा होता है ये। अपन डायग्राम बना के देख लेते हैं भाई, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। अपन ने बरखान जो देखा था ऊपर, ये देखिए बरखान, बरखान में जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, बरखान ही पकड़ लीजिए आप, ये बरखान जैसा ही दिखता है, लेकिन हवा को क्या कर देना है, लीवार्ड साइड से ला दो, मतलब ये जो ये वाली साइड है ना, इस साइड से हवा आएगी, यस, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। बरखान और पैराबोलिक में सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई। और हवा की डायरेक्शन, अब एक बार इसी में इमेजिन करने की ट्राई करना आप, ये जो ढांड है या फिर थली है या तल्ली जो भी है, ये ऐसे करके है भैया ना, और अगर इधर से हवा आ जाए तो ये एक प्रकार का फोर्स नहीं क्रिएट करेगी क्या, हवा को काटने की, रोकने की भी ट्राई करेगी, जैसे इसके अंदर हवा जा रही है तो उसको रोकेगी, इसको इसको फैलने से भी रोकेगी, कम फैलेगा ये, है ना। तो होता क्या है, इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले।
एक ही सेकंड रुक जाओ। परवलयाकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हेयर पिन जैसी। मैं इसको अगर ऐसे बना दूं, ठीक है, इसको भी आप प्लीज गूगल करना। ये ऐसा सा कुछ होता है, हवा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, पवन या फिर विंड या फिर हवा इस डायरेक्शन में है। ये बन गया हमारे पास में हेयर पिन जैसा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। हिंदी में भी हेयर पिन ही बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। और ये बरखान के विपरीत है, ये वाली चीज मैं आपको बता चुका, तो आप यहाँ पे ऐसे स्टार लगा के लिख लीजिए, बरखान के विपरीत, या फिर इंग्लिश में लिखना आप ऑपोजिट टू बरखान, ठीक है। ये वाले जो बालू का स्तूप है, क्या नाम है, पैराबोलिक वाले, ये अपने पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा देखने के मिलेंगे, हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। ये भी है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। एक तो सबसे ज्यादा बोल रहा हूं मैं, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ सर सभी जगह पे पाए जाते हैं। ऐसे मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे ना ये पूरी धरती है, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा आपको सांप देखने के लिए मिलते हैं। एक तो ये बात बोल रहा हूँ मैं, इस एरिया में सबसे ज्यादा सांप देखने के लिए मिलते हैं इस एरिया में। या फिर मैं बोलूँ कि सारे पूरे ही ये जो विश्व है इसमें हर जगह सांप देखने के लिए मिलते हैं। तो बरखान के लिए, पैराबोलिक के लिए भी समझिए, सबसे ज्यादा लिखते भी चलिए, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, इंग्लिश में लिखना मोस्ट फाउंड डेजर्ट, मोस्ट फाउंड सैंड ड्यून, जाने वाला तथा सभी जगह पाए जाने वाला, सभी 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 जगह में भाई, सभी जगह वो है जो मरुस्थल वाली है, सभी जगह पाए जाने वाला, मोस्ट फाउंड डेजर्ट, मोस्ट फाउंड सैंड ड्यून एंड एवरीवेयर फाउंड सैंड ड्यून, ठीक है। फाउंड एवरीवेयर एंड मोस्ट फाउंड सैंड ड्यून, ये दोनों ही बातें भाई इसके लिए है, हमारे पैराबोलिक के लिए। तो ऐसा सा है, और ये बनता क्यों है, इसका एक रीजन होता है। आपने बम्बुड़िया का नाम सुना है? बम्बुड़िया एक लोकल लैंग्वेज का सा शब्द है, जो थोड़ा राजस्थानी भाषा का शब्द है, बाहर वाले तो जानेंगे भी नहीं। बाहर वाले जो लोग हैं या फिर जो अंग्रेज लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँ, इसको बोलते हैं स्थानीय, अभी तो इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूँ, स्थानीय चक्रवात या फिर लोकल साइक्लोन। अभी जाके थोड़ा सा ऐसे हुआ है इंग्लिश वालों को कि कुछ तो बम्बुड़ा बेसिकली ऐसे जो राजस्थानी नाम है ना, साइक्लोन, ठीक है, ऐसे राजस्थानी नाम जो है ज़्यादातर राजस्थानी घरों से भी विलुप्त हो चुके हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई हिंदी बोला कर, हिंदी सीख, ये क्या है, या इंग्लिश सीख, बम्बुलिया। और फिर वो इंग्लिश सीख के बड़ा होता है, वो आता है कंपटीशन की दुनिया में, अब उसके सामने क्वेश्चन आता है बम्बुलिया क्या होता है, और उसको बम्बुलिया बताया हुआ नहीं रहता है। अगर बचपन में बताया हुआ था तो कोई स्पेशल बात है क्या, ये बताइए मुझे। तो बम्बुलिया इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं, इंग्लिश वालों, बम्बुलिया, बम्बुलिया जो भी है, ठीक है। तो भाई इस पे भी ध्यान दो, अगर राजस्थान में नौकरी पानी है तो ऐसी चीज़ों से वंचित न रहो, ठीक है। इसके बाद में एक्सटेंशन इसका कहाँ कहाँ है वो भी लिख लेते हैं जल्दी से हम। ये सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे मैक्सिमम इन, सर्वाधिक लिखना आप हिंदी वाले, श्री गंगानगर, गंगानगर और बीकानेर, सबसे ज़्यादा तो यहाँ मिलते हैं भाई। फिर उसके बाद में चूरू और सीकर, चूरू तो भाई हर जगह मिल रहा है, चूरू और सीकर, सीकर में भी आते हैं। और ये लोकल साइक्लोन तो कहीं भी आ जाते हैं, लेकिन मिट्टी भी तो होनी जरूरी है अगर पैराबोलिक वो बनाना है, बालू का स्तूप, हेयर पिन लाइक। तो मैं आगे चलूँ, आगे चल के अपन देख लेते हैं एक और स्पेशल और यूनिक टाइप का नाम। ये कितने नंबर का आ जाएगा, 5 नंबर का आ जाएगा ना, तारानुमा बालू का स्तूप। भाई आप इनके गूगल करोगे क्या? तारानुमा बालू का स्तूप या फिर स्टार शेप सैंड ड्यून्स, SD मतलब सैंड ड्यून्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं? तारानुमा स्ट्रक्चर होती है, दो से ज्यादा भुजा, सॉरी दो से नहीं, तीन या तीन से ज्यादा भुजा, अच्छा वैसे दो से ज्यादा होगी ना,
दो से ज्यादा भुजा वाले जो स्तूप होते हैं कैसे से दिखते हैं, मैं आपके सामने अगर डायग्राम बनाऊं, ऐसे मान लो, ऐसे ये तीन वाला ये हो गया मान लेते हैं, या फिर तीन से ज्यादा कर लो भाई, तारे जैसा सा बनाना है भैया आपको, ज्यादा कलाकृति न दिखाएं। होता क्यों है कि हवा की एक अनियमितता होती है, हवा रेगुलर डायरेक्शन से नहीं आ रही है, कभी इधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है, तो उस वजह से मिट्टी तो भाई जैसे जैसे हवा का इशारा होगा वैसे वैसे फैलेगी। तो ऐसे इधर से मिट्टी आ रही है इधर से मिट्टी, तो इस प्रकार से बन जाती है एक अलग प्रकार की डिजाइन। तो ये बनता क्यों है आप वो लिखिए, ड्यू टू इरेगुलर डायरेक्शंस ऑफ विंड फ्लो, ड्यू टू इरेगुलर डायरेक्शंस ऑफ विंड फ्लो, हवा के अनियमित बहाव के कारण, हवा के अनियमित। आपको समझ में तो आ रही है क्या ज्योग्राफी, बढ़िया से समझ में आ रही है क्या, कमेंट में लिख दोगे क्या, अनियमित अनियमित बहाव के कारण, ब्रैकेट कहाँ लगा रहा हूँ, अनियमित बहाव के कारण ये बनते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप जो है वो भी उसका एक्सटेंशन जो है सबसे ज्यादा, और सबसे डायग्राम बना लेना भाई, तारानुमा वाले में तीन या तीन से ज्यादा भुजा, तीन या तीन से ज्यादा, मोर देन 3 है ना, इससे बनते हैं, तीन ही गायब हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे तारानुमा बालू का स्तूप। ये मिलते कहाँ पे है, स्टार शेप बालू का स्तूप आर फाउंड इन जैसलमेर। अगेन हवा की डायरेक्शन तो कहीं से भी कैसे हो सकती है, लेकिन जैसलमेर में भी आप याद रखना, एक तो है मोहनगढ़, आप इसको ऐसे छोटी सी ट्रिक बना लो कि भाई एक शॉर्ट टर्म ट्रिक्स होती है ये, इनको कोई लिखने मत बैठना कि भाई लिख ली ट्रिक बताइए। जैसे मोहन होता है वो तारे जैसा सुंदर है, मतलब तो मोहन, और दूसरा उसके साथ में आ गया उसका भाई पोकरण, ठीक है। और दूसरा अपने पास में आ जाएगा श्री गंगानगर का सूरतगढ़, इसकी सूरत तो तारे जैसी है, सुंदर सुंदर, तो सूरतगढ़ हो गया भाई। और तीसरा आ जाएगा भाई बीकानेर। तो मेन तो आपको ये दो याद रखने, जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, और श्री गंगानगर का सूरतगढ़, यहाँ पे तारे देखने के लिए मिलते हैं आपको। ये सूरतगढ़ के स्टार लगाइए भाई, ये ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है, गंगानगर के अंदर सूरतगढ़, तो ये ध्यान रखना भाई। ये हो गया तारानुमा बालू का स्तूप। अब हम आगे बढ़े हमारे छठे नंबर के बालू का स्तूप पे, जिसका नाम है भाई सीफ, इट्स नॉट सेफ, सीफ है भाई ये, सीफ सैंड ड्यून या फिर सीफ बालू का स्तूप। होता क्या है, जब ये बरखान है, बरखान हमें परेशान करता है, और हम इसको बार बार लिख लिख के परेशान कर देंगे। ये मान लेते हैं बरखान था भाई, बरखान के लिए हवा कैसे बहती है भाई, ऐसे बहती है ना, सही बात है, ऐसे हवा बहती है। मान लेते हैं ये बरखान बन रहा था, ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये बरखान बन रहा था, लेकिन होता क्या है, बन तो बरखान ही रहा था, डायरेक्शन नहीं चेंज करी हमने अभी अभी तक, लेकिन क्या होता है हवा की डायरेक्शन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। अब अगर थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो जो नया पार्ट बना है वो कुछ जब, सॉरी सॉरी, जो नया पार्ट बना है वो कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया। आप इतना बड़ा डायग्राम तो मत बनाना प्लीज़, थोड़ा ढंग से बना लेना। तो ये एक आर्म एक्सटेंड हो गई, मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, एक्सटेंडेड आर्म, इंटेंडेड लिख दिया, वन आर्म गेट्स एक्सटेंडेड। आप हिंदी में लिखना, जब बरखान की एक भुजा, जब हवा के परिवर्तन होने की वजह से, जब हवा के परिवर्तन होने की वजह से बरखान की एक भुजा ज़्यादा लंबी हो जाती है, ज़्यादा लंबी में 4-4 किलोमीटर लंबी भी हो जाती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस प्रकार के निर्मित बालुका स्तूपों को सीफ कहते हैं। या फिर इंग्लिश में लिखना, व्हेन वन आर्म ऑफ बरखान ड्यून गेट्स एक्सटेंडेड, when one arm of Barkhan dune gets extended, then such sand dunes are called as seef. Then such sand dunes are called as seef. और ये होता क्यों है, तो आप यहाँ पे लिख लेना, हवा की दिशा
नहीं, अचानक परिवर्तन की वजह से, सडन चेंज, ड्यू टू सडन चेंज इन विंड डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक हुआ। तो आप इसके एक्सटेंशन लिखिए सबसे पहले, टूरू वाला की मजे भाई, एक्सटेंशन लिखिए टूरू। टूरू के बाद में आप लिखिए इसका एक्सटेंशन बीकानेर, और जैसलमेर को तो क्यों छोड़ना है, तो जैसलमेर। तो ये चीज हो गई भाई एक्सटेंशन वाली। अब आप इतना लिखने के बाद में एक नोट लगाइए, नोट डालना यहाँ पे, आप खुद मुझे बताना साथ साथ में कि जो बरखान है, बरखान एंड पैराबोलिक या परवलयाकार, परवलया, ये परवल जो सब्जी होती है उसके आगे याकार लगा दो, परवलयाकार, अब बोल सकते हैं इसको बढ़िया से। परवलयाकार टाइप के जो ड्यून्स होते हैं, बरखान व परवलयाकार प्रकार के ड्यून्स, यहाँ पे भैया हिंदी मीडियम वाले भी ड्यून्स ही लिखो ताकि आपको ये याद भी हो जाए प्लीज। ठीक है, तो मैं पीछे से हट जाता हूँ। ड्यून्स अनुप्रस्थ जैसे हैं, अनुप्रस्थ ड्यून्स जैसे हैं, फिर से भी ड्यून्स लिखना, ड्यून्स जैसे हैं, जबकि सीफ, इसको तो आप हिंदी में लिख लेना भले ही, सीफ अनुदैर्ध्य जैसा है, अनुदैर्ध्य ड्यून जैसा है। देखिए आप मुझे खुद ही बता दीजिए, सीफ जो है वो अनुदैर्ध्य जैसा नहीं है क्या? ये पिंक वाली जो हवा है उसी की डायरेक्शन में आम जा रही है, तो एक प्रकार से आम यानी कि बुझा जा रही है, तो लग रहा है ना अनुदैर्ध्य जैसा सा बन रहा है। और जो बरखान और परवलयाकार है उसको अनुप्रस्थ क्यों बोला है मैंने, ये यहाँ कहीं अपन ने अनुप्रस्थ पढ़ा था, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। अनुप्रस्थ के अंदर भी ऐसे समकोण जैसा बनता है। आप एक बार इसको देखिए, पवन की डायरेक्शन को और जो ये स्तूप बने हैं उसको, और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ बरखान, बरखान में भी अनुप्रस्थ ये समकोण जैसी सी स्ट्रक्चर बन रही है। और ये जो तीसरा मैंने कौन सा बोला था बरखान के साथ में, पैराबोलिक किधर गया, तो ये रहा। पैराबोलिक के अंदर भी ये पवन जो है वो मरुस्थल के ये जो ड्यून है उसके परपेंडिकुलर ही तो है, समकोणी तो है। तो मैंने ये जो लाइन लिखी है वो मैं प्रूव भी कर चुका हूँ, आप इंग्लिश में लिख लीजिए भाई, बरखान एंड पैराबोलिक टाइप्स, बरखान एंड पैराबोलिक सैंड ड्यून्स, बरखान एंड पैराबोलिक सैंड ड्यून्स आर लाइक transverse dunes and seaf is like longitudinal dune। ठीक है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो चलो भाई आगे भी चल लेते हैं अपन। आगे हम चलते हैं, एक और प्रकार लिखिए, अभी छोटे छोटे प्रकार आएंगे और इसी के साथ में हमारे एक और इम्पोर्टेंट और लंबा टॉपिक खत्म होता है। तो आप लिखिए नेटवर्क बालू का स्तूप, हिंदी में भी नेटवर्क लिखना, नेटवर्क सैंड ड्यून्स या फिर नेटवर्क बालू का स्तूप। लिखा क्या भाई, मैंने इसका एक्सटेंशन अच्छा लिखवा दिया था, चूरू बीकानेर जैसलमेर। ठीक है, अच्छा चलो, तो होता क्या है, नेटवर्क बालू का स्तूप क्या है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे एक फेमस चीज को आप जानते हैं क्या? आपको आपके किसी न किसी दोस्त ने तो बोला होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और मैं BMW लेके आऊंगा, देखना आईफोन लेके आऊंगा, ऐसे करके जो होते हैं ना, एक तरीके से कनेक्शंस वाले जो ये बढ़िया बिजनेस होते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं ये, आप भी इसमें ट्राई मत करना प्लीज। तो मैं ऐसे कह रहा था कि नेटवर्क क्या होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से समझिए कि अलग अलग लोगों की एक चेन जोड़ते हैं, एक तरीके से वैसे ही हमें चेन जोड़नी है डेजर्ट्स की, ड्यून्स की। ठीक है, तो अलग अलग ड्यून्स आप इसमें लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए बरखान, जो भी आपके दिमाग में है ना, बरखान, परवलयाकार, इंग्लिश वाले वो लिख लो, पैराबोलिक वाले परवलयाकार, अनुप्रस्थ को लिख लो आप ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, सीफ लिख लो, जो भी आपके याद आ रहा है, कि आगे से आगे जुड़ने की वजह से आगे
ड्यू टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज फॉलोइंग ड्यून्स, ये जो भी है जुड़ने से बनते हैं भाई, ये सिंपल सी चीज़ है। और इसका डायग्राम में क्या बनाऊँ, क्या डायग्राम बनाऊँ मैं इसका? ड्यून्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह की वजह से जुड़ जाते हैं भाई, कहीं पे तारानुमा बालू का स्तूप है, कहीं पे बरखान है, कहीं पे परवलयाकार है, ये आपस में एक तरीके से जुड़ी हुई है, इनके टच कर रहे हैं किनारे, तो एक नेटवर्क सा बन गया अलग अलग ड्यून्स का, उसी को नाम दे दिया नेटवर्क। ये एक जबरदस्ती का सा बढ़ाया हुआ टर्म है ना, तो वैसे इसका कोई वो मीनिंग है नहीं, बट पूछा जाता है भाई। इसका विस्तार जो होता है, एक्सटेंशन, वो भी दे रखा है, इतना शानदार एक्सटेंशन है कि थार डेजर्ट के, थार मरुस्थल के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है। या फिर आप इसको एक चीज और लिख लीजिए, ये हनुमानगढ़ से जो हरियाणा वाला वो है भिवानी, हमने सेकंड या थर्ड क्लास में देखा था ना, भिवानी तथा हिसार तक फैला हुआ है, कोई सेंस नहीं है इसका वैसे, बट ये ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में एक बार आया हुआ है तो दोबारा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया इसका एक्सटेंशन, ये हो जाते हैं यहाँ पे नेटवर्क वाले बालू का स्तूप। और 8 नंबर आ जाता है हमारे पास में अवरोधी, अवरोधी बालू का स्तूप लिखिए आप, स्तूप इंग्लिश वाले लिखिए बैरियर सैंड ड्यून्स। बैरियर सैंड ड्यून्स जैसा हमने ऊपर भी देखा था ट्रांसफर, उसमें भी एक ब्लॉक आ जाता है, वो भी एक टाइप हो सकता है, लेकिन बैरियर सैंड ड्यून्स में जो सारे आ जाएंगे वो सभी टाइप के, इसलिए वहां पे मैंने वो लिखा नहीं, मैं क्या बोला था, बैरियर सैंड ड्यून्स, ठीक है। अवरोध के कारण बनने वाले, भाई सिंपली लिख लो, ड्यून्स फॉर्म ड्यू टू द बैरियर्स। और बैरियर के जो अवरोध होते हैं वो भी मेनली क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड हिंदी में लिख लेना आप, अवरोध के कारण बनने वाले सैंड ड्यून्स, फॉर्म्ड ड्यू टू बैरियर्स। अब बैरियर्स कौन से होते हैं आप वो लिख लीजिए, मैं एक बार के लिए हट जाता हूँ थोड़ा सा, ब्रैकेट में लिखना आप वेजिटेशन, हिंदी वाली लिखो वनस्पति, वेजिटेशंस, वनस्पति में कौन सी आएंगी, खेजड़ी हो गई, या कोई सेवण लिलोण जो है वो हम आगे देखेंगे कल वाली क्लास में, वेजिटेशंस हो गई, या फिर पर्वत लिख लो, या पहाड़ी लिख लो। पर्वत और पहाड़ी के अंदर डिफरेंस पता है क्या आपको? अच्छा मुझे बताना पर्वत और पहाड़ी में क्या डिफरेंस है, ये कमेंट में लिख दो, आप 2-4 तो कमेंट में लिखो, कुछ तो लिखो, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अवरोधी प्रकार के, यानी कि आपको ये सिनेरियो तो क्लियर हो ही गया कि अवरोधी का मतलब क्या है। मान लेते हैं सैंड ड्यून्स बह रहा था, बरखान जा रहा था भाई, जाया जा रहा था, सबसे डेंजरस है वो, डायनेमिक है, मोस्ट डायनेमिक, फिर उसको मिल जाता है अरावली पर्वतमाला मिल गई, या फिर कोई पहाड़ी मिल गई, लंबी चौड़ी पहाड़ी, जिसके आगे तो वो जा नहीं पाएगा, ड्यून तो नहीं जा पाएगा, तो उसके ऊपर उसके सहारे जम जाएगा ना वो, ऐसे समझना एक बार के लिए, ये पहाड़ी है, अगर इसको छोड़ भी दूंगा, ये ड्यून जा रहा था, ड्यून जा रहा था, ड्यून जा रहा था, ऐसे करके, ऐसे जो जमा हो गया ऐसे, तो ये अवरोध आ गया एक प्रकार का। या वेजिटेशन है कहीं पे, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे ये कोई ग्रासी एरिया है, या बहुत बड़े पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, ये सॉरी पहाड़ नहीं, श्रब्स हैं, ये सब है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे अवरोध आने की वजह से ये आगे नहीं जा पा रहा ना, जगह जगह से हाइट में भी उठा हुआ है, ये हाइट में भी उठा हुआ और लंबा भी है, ऐसे चौड़ा भी है और हाइट में भी उठा हुआ है, ऐसे इस टाइप का सा ड्यून बन गया। तो ये होता है अवरोधी प्रकार का सैंड ड्यून्स, और इसके एक्सटेंशंस कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे पहाड़ होंगे ज़्यादातर, और वेजिटेशंस तो इस वाले एरिया में है ही नहीं, मरुस्थल वाले में, तो इसके एक्सटेंशन देख लो आप जल्दी से। एक्सटेंशंस के अंदर आप लिखना, जो मैं नाम बता रहा हूँ वो लिखना आप, अरावली के आसपास, नियर अरावली, अरावली के आसपास, नियर अरावली, हिंदी वाले लिख लो, इंग्लिश वाले भी लिख लो, नियर अरावली, अरावली के आस और पास। फिर इसमें नाम लिखना कुछ स्पेशल वाले, एक तो लिखो चाकसू, टिक्कर में पड़ता है क्या, दूसरा लिखो बगरू, बगरू है क्या कोई चाकसू से, ठीक है। चाकसू का एक फेमस मंदिर है, क्या आप बता सकते हैं अगर चाकसू से हैं तो? बगरू, बगरू के बाद में एक लिखिए बूढ़ा पुष्कर, एक तोता पुष्कर, एक बूढ़ा पुष्कर, और एक लिख लीजिए नाग पहाड़। नाग पहाड़ जो है भाई, उसी से नदी निकलती है, एक लूणी नदी, जो हमने ऊपर सीखा भी था,
ढाल सीखा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मरुस्थल है उसका ढाल कैसा है? कमेंट में डालना प्लीज। तो ये नाग पहाड़ जो है उसके आसपास भी मरुस्थल का जमाव हो जाता है, तो ऐसे बन जाते हैं अवरोधी प्रकार के बालू का स्तूप। फिर एक और रह गया, दो और रह गए, छोटे छोटे हैं। कितने नंबर तक पढ़ लिए हमने? एक सेकेंड। तो हमने 8 प्रकार के देख लिए हैं, एक दो और रह गए, वो और देख लेते हैं। 9वें नंबर पे आप लिखिए श्रब कॉपीज। श्रब कॉपीज, या फिर हिंदी में इसको लिख लीजिए। वैसे तो ये श्रब ही होता है, मैं बताता हूँ आपको। आप शब्र काफीज लिखिए भाई, ये प्रचलित टर्म है। आप ये इंग्लिश वाले भी लिख लेना प्लीज। श्रब कॉपीज या फिर ये शब्र काफीज जो होता है, ये होता क्या है? मान लेते हैं कि एक ये झाड़ी है। आप इसको ना गूगल करना प्लीज, गूगल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आसपास एक छोटा सा टीला बन गया, मिट्टी के इधर उधर जमा होने की वजह से। ये टीला है भाई, ठीक है। ये जमीन थी, ये ये जमीन थी, और इसके आसपास ये क्या है? ये टीला है। तो ये जो इस प्रकार के होते हैं ना, ये होती है श्रब, छोटी छोटी झाड़ियां। झाड़ियां या श्रब। तो अब आप मुझे बता दीजिए, शब्र का कोई सेंस है क्या? बट ये नाम प्रचलित हो गया, शब्र काफीज। श्रब कॉपीज होता है रियल नाम इसका, ठीक है। तो इस प्रकार के ड्यून्स जो होते हैं उनको बोलते हैं शब्र कापीज या फिर श्रब कॉपाइस, ठीक है। इसका मैं क्या ही लिखूं अलग से नाम? तो ये मिलता है हमें एक्सटेंशन, मतलब इसके बारे में थ्योरी तो क्या ही लिखे हैं, आप देख लो। एक्सटेंशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न डेजर्ट में, वेस्टर्न डेजर्ट या वेस्टर्न मरुस्थल, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लीजिए वेस्टर्न राजस्थान, लिख लो भाई, ठीक है। और इसके अलावा एक नोट लगाना, छोटा सा नोट यहीं पे लगाना इसी में। नेब खा क्या होता है? नेब खा, नेब खा, नेब खा भी भाई यही चीज है, आप डायग्राम से ही समझ लेना, बढ़िया रहेगा। ये एक श्रब है, झाड़ी है, या फिर कोई पेड़ मान लीजिए, जाटी टाइप जो होता है ना, अपने इधर मिलता है राजस्थान में, तो ये मिलेगा। इसके पीछे की साइड, अब किसी भी पेड़ की पीछे की साइड कौन सी है? मान लो किसी पेड़ के पीछे छुप रखा हूं, तो आप मेरी साइड आ जाओ, तो फिर मैं पीछे कहाँ हुआ? आगे हो गया ना, अपन दोनों एक ही साइड आ गए। तो एक तरीके से बोल देते हैं कि एक ही साइड बनता है, यहाँ पे बन गया मान लो, तो एक प्रकार से इसको बोलने के लिए बोलते हैं पीछे की साइड बन रखा है इसके। ये जिनके खेत होते हैं ना, उनके एक्सपीरियंस भी करे हुए हैं ऐसी चीजें, जो अपने इधर वाले जो है पश्चिमी राजस्थान वाले, कि बड़ा सा पेड़ लग रखा है, उसके एक साइड में छोटा सा एक टीला सा बन गया, उस चीज को क्या बोल देंगे? नेब खा भाई, ये है नेब खा। तो नोट में लिख लीजिए इसी के साथ में, इसी का सही टाइप है ये। तो नेब खा क्या है? ये पूछा जाता है कि झाड़ियों के पीछे बनने वाला ड्यून, ड्यून या फिर स्तूप। फिर अपना एक और आ जाता है धोरे या धरियन। क्या होता है भाई? ये आप लिख लीजिए, धोरे एंड धरियन। हिंदी में धोरे, धोरे जो है ये धरती धोरारी बोलते हैं अपन, उसी में धरियन क्या है वो देख लो भाई। देखो मैं इसको भी एक डायग्राम से आपसे आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर मैं ये बनाऊं कि ये एक ड्यून है, ठीक है, ये एक मरुस्थल है, ये एक टीला है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे चल रही है लहर। किसी भी टीले के ऊपर लहर दिख रही है आपको, ये क्यों बनेगी? वो हवा की वजह से बनती है, आपको ही पता है। हवा इस डायरेक्शन से बहे, भले ही इस डायरेक्शन से बहे, एक ही डायरेक्शन से बहा देते हैं। ऐसे हवा बहने की वजह से जो चीजें बनती है ना, उनको बोलते हैं धोरे। धोरे ये स्थिर होते हैं भैया ना। और दूसरे ऐसे ही ड्यून्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? चल के थोड़ी जा रहे हैं, पैर थोड़ी है या टायर है, दोनों ही चीजें नहीं है। तो ये हवा की वजह से ही आगे मूव करते हैं। इसको बोलते हैं क्या है? मरुस्थल का मार्च या मार्चिंग ऑफ डेजर्ट। अगर ऐसे टीले हैं या ऐसे बालू का स्तूप है जो मूव करते हैं, तो उनको बोलते हैं धरियन। धरियन, आप थोड़ी सी मेहनत करके ये लिख भी लेना कि धरियन क्या है। ऐसे बालू का स्तूप जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, ऐसे बालू का स्तूप जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। सच सैंड ड्यून्स विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और ये जो धोरे होते हैं वो लहरदार होते हैं भाई, दिख रही है लहर, दिख रही है लहर।
दार या वेवी, लीनियर, लाइंस, है ना, लाइनिंग्स बनती है, ये वाली चीज़ हो गई। अब अपना एक लास्ट और आ जाता है जो आजकल थोड़ा छोटे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है, वेल बैक। मतलब एक तरीके से वेल मछली जो होती है उसकी पीठ समझ लो। अगर बालू का स्तूप मोटे कणों से बना है, मोटी रेत का बालू का स्तूप, सिंपल लिख लो, बालू का स्तूप। सैंड ड्यून ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल्स, ये नाम है भाई इसका, सैंड ड्यून ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल, इतना सा है। इसी में आप नोट लगा के एक नाम और लिख लीजिए, नोट, इसमें आप लिखिए द्रास। द्रास, ये द्रास क्या है? द्रास जो होता है वो अगर ये वेल बैक जो है ये अगर लंबे एरिया में विस्तृत हो, या फिर मैं इंग्लिश में इसको लिख ही दूं, एक्सटेंडेड, विस्तृत वेल बैक, वेल बैक मेरी बैक के पीछे आ गया, ये देखिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक पूरा होता है ड्यून्स के प्रकार। ड्यून्स के प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और अगर डायग्राम में नहीं समझोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और क्वेश्चन भी थोड़े हल्के से ना पेचीदा होते हैं तो इजीली समझ में नहीं आते हैं। होपफुली आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। मरुस्थल देखिए थोड़ा बड़ा है, अपन कल इसको खत्म करेंगे पूरा, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट भौतिक प्रदेश पे पढ़ेंगे, और आगे वाले जो हैं वो इतने बड़े नहीं हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे, और तीसरे चौथे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, ठीक है।